सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 28 नवंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि हम बात करें आज के उन सभी आर्टिकल की जिन पे हमें डिस्कशन करना है, तो फ्रेंड्स उन सभी आर्टिकल के की हाईलाइट्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत। तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि कर्बिंग ऑन एयर बिगोटरी, यानी कि जो सबसे पहला हमारा आज का जो आर्टिकल होगा वो कर्बिंग ऑन एयर बिगोटरी है। इस पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ये डिटेल पेज का पहला आर्टिकल है। साथ ही साथ विलो वार्बल एक यूनिक वर्ड है, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है, तो इसको आप लोग जानते रहिए कि व्हाट इज़ विलो वार्बलर, तो इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ डिजिटल मीडिया पे पिछले दिनों भी आर्टिकल लगातार आए थे और आज भी आए हुए हैं, तो इसको लेके डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन से लेके पिछले दिनों में जो भी आर्टिकल आते रहे उसको हम लोग थोड़े से उसके की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से आई हुई है, इसको हम लोग जानेंगे। और APEC एपेक क्या है इसको हम लोग जानेंगे और इसके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें आज के सबसे पहले आर्टिकल की, तो आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स वो है कर्बिंग ऑन एयर बिगोटरी, यानी कर्बिंग ऑन एयर बिगोटरी। देखिए, अगर इस पूरे आर्टिकल की निचोड़ की बात करें तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमें देखने को मिला वो लिखा है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच शुड नॉट बी द हार्ट ऑफ रेगुलेशन, शुड बी एट द हार्ट ऑफ रेगुलेशन। देखिए, इस चीज़ को जो फ्री स्पीच और हेट स्पीच है, ये दो बड़े ही यूनिक वर्ड हैं। दोनों को अगर हम समझें तो ये कहीं कहीं किसी भी रेगुलेशन की हर्ट होती हैं। यानी इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ मौलिक कर्तव्य और कुछ मौलिक अधिकार भी दिए हैं, लेकिन उन मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के और बेसिक एस्पेक्ट को समझें। जैसे अगर मौलिक अधिकार की बात करें आर्टिकल 19 को, इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि वाक स्वतंत्रता, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कुछ भी बोलने की हमें स्वतंत्रता है और अपनी किसी विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके थोड़ी सी की हाईलाइट को समझें तो देखिए, अगर हमें अपने विचार को व्यक्त करना है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच लेनी है, तो वो हम ऐसी ही स्पीच दे सकते हैं जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो दिखाए, लेकिन वो उसमें से हेट स्पीच ना हो। अर्थात अगर हम बात करें, अगर कोई बातें हों, जैसे कि अगर हम पिछले दिनों भी जो न्यूज़ में आर्टिकल आए थे जिसके अंतर्गत हम लोग समझे कि हर व्यक्ति अपने भी हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, अपने हक की बातें कर सकता है, लेकिन अपने हक को प्रोटेस्ट करने के चक्कर में, यानी कि अपनी बात को किसी के सामने रखने के चक्कर में दूसरे को डिस्टर्ब करें, दूसरे को अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के चक्कर में वो यदि दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ये कहीं ना कहीं वो उसके अगेंस्ट होता है। यानी कि आप देखिए, इस आर्टिकल की अगर बात करें तो आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, लेकिन आप वही बोल सकते हैं जो दूसरों के लिए हितकर हो। आप ऐसा नहीं कि अपने हक के चक्कर में दूसरे के हक को डिस्टर्ब करें। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें पिछले दिनों भी, तो रेगुलेशन की अगर बात करें तो इसमें इस आर्टिकल में क्या हमें देखने को मिलेगा कि पिछले दिनों क्या हुआ, कल की यदि बात करें और पिछले दिनों भी लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है कि जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट इज पोजर्स एट द यूनियन गवर्नमेंट द मेजर्स इट कैन बी विलिंग टू टेक अगेंस्ट कम्युनली स्लैंटेड टेलीविजन कवरेज शुड नॉट बी द अंडर अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए, हम जानते हैं कि जो अनेक प्रकार के TV न्यूज़ चैनल है, मीडिया की बात करें तो वो मीडिया कुछ ऐसे हैं, मीडिया पे रेगुलेशन हर दिन आज भी मीडिया रेगुलेशन पे एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है। और पिछले दिनों की अगर बात करें तो उसमें भी लगातार कहीं कहीं मीडिया पे रेगुलेट करने की बातें चल रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे भी चैनल हैं जिससे पिछले दिनों कुछ एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, आप लोग न्यूज़ पढ़े होंगे। तो कुछ ऐसे भी न्यूज़ चैनल जो किसी स्पेशल कम्युनिटी के खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड्स को बोल देते हैं या ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे माहौल क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी सुनवाई में हाईलाइट किया। और साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यानी जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये कहा कि आप कहीं पे मीडिया को रेगुलेट करने का काम करें। देखिए, इसमें दो बातें निकल के सामने आ रही है कि हम मीडिया को, जो गवर्नमेंट है, वो रेगुलेट तो करे, लेकिन कहीं कहीं इसका वो एडवांटेज भी ले सकती है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर बात करें हम गवर्नमेंट को कह दें कि वो रेगुलेट करे, क्या करे, रेगुलेट करे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद उस चीज़ को रेगुलेट करेगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसके लिए खुद एक सख्त कदम उठाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट स्पेसिफिक कोई गवर्नमेंट है, वो उसका मतलब कि सिस्टम है और कहीं भी कोई ऐसा चैनल है जो मतलब ऐसी चीज़ें उसके खिलाफ, उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा के, ये गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट मान लीजिए है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस मीडिया चैनल पे
मतलब कि बंद करवा सकती है, जो भी एक्टिविटी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए भी कंसर्न की बातें इस आर्टिकल में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आप ठीक है उसको रेगुलेट करें, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ क्या करें, उसको रेगुलेट करें। और साथ ही साथ जो फ्री स्पीच है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप उस बोलने में आपको हेट स्पीच नहीं आनी चाहिए, यानी कि हेट स्पीच आप नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन विल कॉस्ट ₹1000। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में आप पिछले दिनों पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जा रहा है कि उसकी जो वैक्सीन है लगभग 1000 रुपये में उसकी कास्ट आएगी। तो वैक्सीन मेकर्स जो सीरम इंस्टीट्यूट है, वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CEO ऑर्डर पूनावाला ऑन थर्सडे सेड टू ऑक्सफोर्ड COVID-19 वैक्सीन शुड बी अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एल्डरली पीपल बाई अराउंड फरवरी 2021। तो उसने कहा कि लगभग फरवरी 2021 तक जो वैक्सीन है वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इस वैक्सीन का जो कास्ट है लगभग 1000 रुपये होंगे। और लगभग इस अप्रैल में जनरल पब्लिक के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फाइनल ट्रायल पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके, और साथ ही साथ उस वक्त की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल ये बातें निकल के आ रही है कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसका जो कास्ट होगा वो लगभग ₹1000 होगा। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, जिसमें विल्लो वार्बलर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में ये न्यूज़ में रहा विल्लो वार्बलर ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्या है, एक बर्ड है। क्या है? बर्ड है। अब इस बर्ड के बारे में अगर बात करें तो इसकी खासियत ये है कि द विल्लो वार्बलर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड सीन इन केरला। तो वर्ल्ड की जो बेसिकली अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट जो बेसिकली माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है जो कि केरला में पिछले दिनों देखी गई। यानी कि अगर बात करें तो ये कहाँ देखी गई? केरला के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ देखी गई? केरला के तिरुवनंतपुरम में देखी गई। और ये कहाँ देखी गई? द बर्ड वाज स्पॉटेड बाय निर्मल जॉर्ज, एसोसिएटेड प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी, प्रोग्राम्स ऑफिसर ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम NSS ऑफ ग्रीन गोकुलम मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में आपको याद नहीं रखना है कुछ, लेकिन आपको ये जानते रहिए ये कहाँ मिला है। बेसिकली देखने को मिला है केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ मिला है? केरल के तिरुवनंतपुरम। और उसमें यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कि द वेल्लाइनी पंचकारी पेडी फील्ड। कहाँ पे? वेल्लाइनी पंचकारी पेडी फील्ड, यानी धान की फसल में इसको देखा गया है। और बर्डिंग हॉट स्पॉट, ये जो क्षेत्र है बेसिकली बर्डिंग हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे अनेक प्रकार के किस्म के मतलब कि बर्ड पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तिरुवनंतपुरम के इस क्षेत्र को कहा जाता है बर्डिंग हॉट स्पॉट। और इसमें लगभग 213, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नोन द हार्बर मोर देन 213 स्पीशीज ऑफ बर्ड दैट इंक्लूड बोथ रेजिडेंट ऑफ माइग्रेटरी वंस। तो लगभग 213 किस्म की स्पीसीज़ की यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि डिजिटल मीडिया इज़ नाउ अ वे टू लाइफ PM। यानी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा हुआ है कि डिजिटल मीडिया मिशन जो लॉन्च किया गया लगभग 5 साल पहले, इज़ नॉट बीइंग सीन एनी रेगुलेटर गवर्नमेंट। इसमें देखिए कहने का मतलब मीडिया रेगुलेशन के साथ ही साथ मीडिया के बारे में कंसर्न की बातें भी कही गई हैं, जिसको अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा भी। साथ ही साथ यदि हम बात करें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी कहीं कहीं आजकल के हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना दी है, और कहीं कहीं हमारे लिए अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। क्योंकि हम लोग अब इसके पहले कोई G नहीं था, इसके बाद आया 2G के बाद 3G के बाद 4G के बाद अब देखिए 5G भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लॉन्च हो रहा है। तो ये भी कहीं कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी और COVID-19 को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत ही टेक्नोलॉजी इस कोविड एरा में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। लेकिन इन सब चीज़ के पीछे जो साइबर सिक्योरिटी है वो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या होता है इसका मतलब? विद द रैपिड इंक्रीज इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो यूज बड़ी ही तेज़ी से हो रहा है, तो डाटा प्रोटेक्शन एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि डाटा सिक्योरिटी और जो साइबर सिक्योरिटी है वो कहीं कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी संबंध में अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, उसको आप सभी बताने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले दिनों इस पर डिस्कस किया जा चुका है। तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक अहम बातें हो जाती हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी डाटा इन्फॉर्मेशन आज के क्षेत्र में जो डाटा है एक डाटा एक न्यू करेंसी है। तो इसके पास अधिक डाटा है वो कहीं कहीं ज़्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं कहीं डाटा की जो सुरक्षा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी बीच पैक्ट विथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, द 2 कंट्री वेयर वर्किंग टुगेदर फॉर एन ओपन फ्री सेफ एंड सिक्योर इंटरनेट। तो जो भी 2 कंट्री हैं, एक फ्री जो है
फ्री और सेफ और सिक्योर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पैक्ट भी हुआ। इन सब चीज़ों की बातें करें तो अपने आप में टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के लिए, आज के युग में हो चुकी है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो डाटा सिक्योरिटी है, जो साइबर सिक्योरिटी, ये कहीं कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम कदम और ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट की, तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि इन अपेक स्पीच जी टाउट्स चाइनाज इकोनॉमी एज बेसिस फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के तहत जो चाइना है वो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। तो इस पर बेसिकली एक वर्ड आया हुआ है APEC। तो व्हाट इज एपेक, क्या है, इसको हम लोग समझते हैं अगले स्टेटमेंट के माध्यम। तो यदि हम बात करें एपेक की, तो एपेक का जो फुल फॉर्म होता है आपको वो याद होना चाहिए, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपको याद होना चाहिए कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक, जो एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसका संगठन 1989 में हुआ था। ये कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड 1989 में। अस्तित्व में आए 2.5 दशक से अधिक समय इसका बीत चुका है और इसके विविध देशों को इसके अंतर्गत एक मंच पे लाने का प्रयास किया जा चुका है। और सदस्य देशों की सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें चिली, मैक्सिको और पेरू जैसे महत्वपूर्ण लैटिन अमेरिकी देशों के साथ चीनी ताइपे, ताइवान, हांगकांग, अमेरिका और चीन भी इसमें सम्मिलित हैं। और इस संगठन का जो विस्तार है बेसिकली इस प्रकार से है कि इसमें लगभग 21 सदस्य देश क्या हैं, इसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग कितने देश? 21 सदस्य देश एशिया प्रशांत देश क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्ष 1998 में रूस, वियतनाम, पेरू को एपेक में भी, इन दोनों को भी एपेक में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और इसके बाद एक नई सदस्यता पर इसमें बेसिकली रोक लगा दी गई, जिसमें 2010 में हटा दिया गया, लेकिन नए सदस्य को शामिल करने पर रोक जो है लगी है। थोड़ी सी बात करें इसके बेसिक एस्पेक्ट की, तो एपेक जो है अर्थव्यवस्थाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं, जिनमें विश्व की जनसंख्या का लगभग 43%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 57% और विश्व व्यापार का 47% है। तो ये इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें जनसंख्या जो है 43% लोग सम्मिलित हैं और GDP का 57% इसमें सम्मिलित है और जो व्यापार का 47%। ये डाटा आपको बेसिकली याद होना चाहिए। साथ ही साथ मार्च 2015 की बात करें तो इसमें आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक में फिलीपींस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कि भारत को भी समूह में शामिल किया जा सकता है, भारत की अपेक्षाएं जो भी इससे बढ़ चुकी हैं। और भारत को संगठन की पिछली बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसकी सदस्यता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। अमेरिका ने 2011 में भारत को उस फोरम का सदस्य बनाए जाने की बात का समर्थन किया, जिसे जनवरी 2015 में राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के समय पुनः दोहराया गया था। तो आई होप आप सभी लोग एपेक के बारे में सभी एस्पेक्ट को समझ चुके होंगे। तो आज का जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन होगा वो हमारा इसी से रिलेटेड होगा। तो आप सभी लिखेंगे राइट ऑल अबाउट एपेक विथ अबाउट 200 वर्ड्स। तो आप सभी लोग 100 वर्ड्स में एपेक के बारे में सभी एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे और अपने राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।